हेलो दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी में। और आज हम लोग एक दूसरे मेथड से आज क्लास लेंगे हम। और यहाँ पे आपके लिए पूरा ही यूनिट सी लेके आए हैं 10 नंबर का, जो आपके जो सिलेबस है उसमें मेंशन है। ओके, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिंपल सा है लेकिन क्रिएटिव है एकदम एकदम से। ठीक है, आपको ज़बरदस्त समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस जो आते हैं वो भी टर्न अराउंड आते हैं, घूमे हुए आते हैं। ओके, तो बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। मैराथन क्लास के तहत एक ले आ रहे हैं पूरा यूनिट एक साथ एक जगह पे। ओके, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। ओके, तो पूरा क्लास करने के बाद मैटर जरूर लिखिएगा। अगर आप लोग केवीएस से रिलेटेड हैं तो मैटर जरूर लिखिएगा, रिपीट जरूर करिएगा, क्योंकि आप अगर इस पर पकड़ बना लेते हैं तो बहुत ही आराम से आपके 10 नंबर तैयार हो जाएंगे। ओके, तो यूनिट सी आपका है क्रिएटिंग कंड्यूसिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। ओके, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? डिसेबिलिटी। ओके, डिसेबिलिटी क्या है? इंक्लूसिव इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज। इंक्लूसिव अप्लीकेशन देखना है डिसेबिलिटीज के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ। स्कूल मेंटल हेल्थ क्या है? गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में देखेंगे। डेवलपिंग स्कूल एंड कमेटी एज अ लर्निंग रिसोर्सेज कैसा है, यानी ये पूरा ही टॉपिक जो बेटा यूनिट सी का है वो पूरा यूनिट सी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जुड़ जाइए जल्दी से और पूरा वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ मैं। अगर आप लिखना नहीं पसंद करते तो आप एक से दो बार इसको देखिएगा जरूर, समझिएगा जरूर, समझ के देखने का प्रयास करिएगा पूरा। ओके, तो देखते हैं हम लोग द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता क्या होती है? यानी जब हम अपने आसपास के वातावरण को देखते हैं तो हमारे सामाजिक संरचना में कुछ विशेष प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे तरह तरह से बटे होते हैं। ओके, ये जो बंटवारा है ना, यही है विविधता। ओके, इन विविधताओं को हमें एक करके चलना होता है। ओके, अगर ये सारी विविधताएं एक हो जाएं और स्कूल के कॉन्सेप्ट में हम सभी को बंटवारा ना करके एक ढर्रे पे ले आए तो स्कूल में भी डेवलपमेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो सकता है। और यही हमें चाहिए कि जो समाज बटे हुए हैं, इस समाज को बटा हुआ महसूस ना करवाया जाए। इवन क्लास में, क्लास अगर सभी क्लास अगर एक साथ एक स्टूडेंट ग्रुप बन के चलेगा, एक स्टूडेंट बन के चलेंगे, तो ये जो विविधताएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। इसी वजह से स्कूलों में ड्रेस का कॉन्सेप्ट लाया गया, यानी सभी इक्वल रहेंगे, किसी में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, सब में इक्वल बराबरी होगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो डाइवर्सिटी जो कॉन्सेप्ट का है वो यहाँ पे लाने का प्रयास किया गया। ओके, समझ में आ रहा है? चलिए, क्लासरूम समाज का एक क्रॉस सेक्शन होता है, जो अभी समझाए हैं, जो सेक्शन होता है जहाँ समुदाय में लोगों के बीच विद्यमान विविधताएं परिलक्षित होती है। प्रारंभिक कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले विभिन्न पृष्ठभूमियों से शिक्षार्थियों की बढ़ती संख्या ने स्कूलों को क्या कर दिया? समावेशी बनाने को, महत्व को बल दिया है। ठीक है, समावेशी याद रखिएगा, क्लास में क्या करना है? समावेशी, यानी सभी तरह के बच्चे एक जगह एक साथ बैठ के पढ़ सके। ओके, आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी है, याद रखिएगा। यहाँ आपको भले लग रहा हो कि एक कहानी की तरह चल रहा है, कहानी की तरह नहीं है। आगे देखिए, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। ओके, शिक्षार्थियों की प्रतिभा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता के साथ एक शिक्षक से अपेक्षा की जाती है वह कक्षा की प्रक्रियाओं में गोता लगाने के बारे में समझे और स्थिति को स्थानांतरित करें। शिक्षार्थियों के बीच विविधताओं के धागों को पहचाने और पहचानने के लिए पाठचर्या डिजाइन, शिक्षण अधिगम प्रथाओं और प्रक्रियाओं को सीखने की सामग्री के साथ संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करें। अब देखिए क्या है मुद्दे, कैसे क्वेश्चन घुमाते हैं ये। तो शिक्षक का क्या काम है? तो शिक्षार्थियों के बीच विविधता को क्या करना है? सभी शिक्षार्थी अलग अलग विविध हैं,
आपने देखा होगा जब फूलों का माला बनाते हैं तो उसमें हम गेंदे का फूल, रोज जो गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, सबको एक बना के ढार के रख देते हैं। वो भी कितना प्यारा लगता है। तो विविधताओं को हमें क्या करना है, सजोना है। ओके, एक धागे में पिरोना है जिससे वो और भी खूबसूरती बढ़ जाए उसकी। तो उनको पहचानना है, उसी के अनुसार उनकी डिजाइन बनानी है। शिक्षण अधिगम प्रथाओं को मिलाना है, उनकी प्रक्रियाओं को मिलाना है, अधिगम सामग्री पर ध्यान देना है, उनसे संबंधित मुद्दों, अगर कोई मुद्दा है, कोई चुनौतियां हैं, उनका भी समाधान करना है। ओके, धर्म को लेके, जाति को लेके बहुत सारे मुद्दे मुद्दे होते हैं, उनको हमें समाधान करते हुए चलना है। यही है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ओके, अभी हम आगे और भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग बस देख रहे हैं कि होता क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या होता है, विकलांगता। ओके, विकलांगता एक व्यापक रूप से दुरुपयोग और गलती समझे जाने वाली अवधारणा है। यानी हम लोग जबरदस्ती हम समझ लेते हैं कि जो दिव्यांग है, विकलांग नहीं कह सकते, अब मोदी जी ने कह दिया है दिव्यांग है, वो कमज़ोर है, ऐसा मान लेते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। उनका भी मेंटल और जो दिमाग है, जो मानसिक रूप से हैं, वो और भी मजबूत है। ओके, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा द्वारा स्पष्ट किया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने परिभाषा क्या दिया है। विकलांगता एक व्यापक शब्द है जिसमें हानि, गतिविधि की सीमाएं और भागीदारी प्रतिबंध शामिल है। हानि अर्थात शरीर के कार्य या संरचना में एक समस्या है, मतलब शरीर में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, हाथ पैर या किसी तरीके से। एक गतिविधि सीमा किसी कार्य या क्रिया को निष्पादित करने में किसी व्यक्ति द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई है, जबकि एक भागीदारी प्रतिबंध एक समस्या है जिसका अनुभव एक व्यक्ति द्वारा जीवन स्थिति में शामिल होने में किया जाता है। अब देखिए, यहाँ क्या है, एक हानि है जो शारीरिक रचना में होती है, लेकिन गतिविधि जो हमारे द्वारा उन पर थोपा जाता है, यानी हम कह देते हैं अरे भैया तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो, इससे वो हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, उनकी कहीं ना कहीं हानि है। सर ये पैर में दिक्कत है तो हो सकता है वो बहुत दूर तक दौड़ ना पाए, बहुत दूर तक चल ना पाए, लेकिन क्या मानसिक स्तर पे भी नहीं चल सके, ऐसा तो संभव नहीं है ना, वो कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो चीज़ें हैं जो समाज के द्वारा थोपा जा रहा है, उन्हें कम करना है। इस प्रकार विकलांगता एक जटिल घटना है जो किसी व्यक्ति के शरीर की विशेषताओं और समाज की विशेषताओं के बीच परस्पर क्रियाओं को दर्शाती है। ओके, जिसमें वो रहता है, यानी एक तो क्रियाएं हैं जो उससे प्रॉब्लम कर रही है, एक सामाजिक क्रिया है जो उन्हें दबाव दे रही है। इन दोनों ही क्रियाओं का परस्पर क्या है, संबंध है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, यूएन का कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटीज, जो अनकार्व्ड है, बहुत ही फेमस संस्था है ये, जो इनके लिए, डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत वर्क कर रहा है, बहुत आगे का काम कर रहा है। तो अनक्रैप्ड जो है, जिसका फुल फॉर्म है यूएन कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी। अब उसमें क्या है, तो इन्होंने एक ह्यूमन राइट का सम्मेलन बुलाया, जो कि 13 दिसंबर 2006 को अपनाया गया था। इसके प्रोटोकॉल बनाया गया और 3 मई 2008 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के रूप में लागू हुआ। अब ये क्या था, इनके अंतर्गत कुछ जो अनुच्छेद है, कुछ आर्टिकल है, उन्होंने इसका मेंशन किया। तो अनुच्छेद 3 है, गरिमा, व्यक्तिगत स्वायत्तता, पूर्ण और सक्रिय भागीदारी और समावेश, अंतर और पहुंच के लिए सम्मान प्रदान करना। ठीक है, यानी डिसेबिलिटीज़ की भी अपनी एक गरिमा है, उनका भी व्यक्तिगत स्वायत्तता है। ऐसा नहीं कि हम कह दें कि नहीं भैया आप नहीं कर सकते, बिल्कुल ये खिलाफ है, ये नहीं करना है। उनकी भी अपनी एक स्वतंत्रता, उनको जो इच्छा कर रहा है उन्हें करने दें। पूर्ण और सक्रिय भागीदारी है, समावेशन है, अंतर और पहुंच के लिए सम्मान प्रदान करता है। यानी अगर आप में कहीं भी डिफरेंसेस हैं, या भी कहीं भी जाना है, कहीं भी रहना है, खाना है, उनके लिए भी उतना ही सम्मान है जितना कि हम लोग के लिए है। तो सबके लिए एक बराबर अधिकार, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून है उसके अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए, अनुच्छेद 5 में क्या कहता है, यह स्पष्ट रूप से समानता और गैर भेदभाव को अधिकार को संबोधित करता है। यानी यह बताया गया है कि भाई यहाँ पे सब लोग समान हैं, किसी प्रकार का भेदभाव हमें नहीं करना है, चाहे वो पैर से विकलांग हो, हाथ से विकलांग हो, आँख से विकलांग हो, कान से विकलांग हो, यानी कहीं से भी दिव्यांग हो, तो हमें किसी प्रकार का भेदभाव
नहीं करना है। स्पेशली मेंटल हेल्थ में भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो उनके साथ भी भेदभाव नहीं करना है। ओके, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी इन हेल्थ इन ICF 2001, ठीक है, उनका है कि इट प्रोवाइड टू स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड अ कंसेप्ट बेसिस फॉर द डिफिनीशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ हेल्थ एंड डिसेबिलिटीज। यानी इस संस्था का कहना है कि इनके लिए क्लासिफिकेशन फंक्शनिंग करवाई जाए और इनको अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है उसको प्रदान किया जाए, ठीक है, जो हेल्थ और डिसेबल्ड हैं उनके मेजरमेंट के लिए ये बराबरी लाने का काम करते हैं। तो क्या करता है, द ICF इंटीग्रेट द मेजर मॉडल ऑफ डिस्पैरिटीज, मेडिकल मॉडल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड सोशल मॉडल ऑफ डिस्पैरिटीज। ये क्या कहते हैं, ये ICF इंटीग्रेट करता है, बताता है कि हमारे पास दो तरह के दो मॉडल हैं डिसेबिलिटीज़ के। एक तो मेडिकल मॉडल है, यानी एक दवाओं पे आधारित है, यानी जिसमें सही में प्रॉब्लम है हाथ पैर और बाकी सब में। और कुछ सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटीज़ है, यानी उनको खुद से महसूस नहीं होता कि वो डिसेबल है, बल्कि समाज बार बार बोल के उनको डिसेबल बना देता है। ना बेटा तुमसे ना हो पाएगा, अरे तुमसे हो ही नहीं पाएगा। वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कमज़ोर होने लगता है, हीन भावना का शिकार होता है और धीरे धीरे वो दिव्यांग विकलांग मानसिक जो इफेक्ट है वो होने लगता है और धीरे धीरे वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये भी है। तो ICF दो तरीके का क्या कहता है, डिसेबिलिटीज़ कहता है, याद रखिएगा, मेडिकल मॉडल और सोशल मॉडल। डन। चलिए, सामाजिक निर्माण के रूप में अगर विकलांग के निहितार्थ देखें, यानी इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, तो क्या क्या है, क्या इम्प्लीकेशन है। तो पहला तो प्रॉब्लम यह है कि सामाजिक बुनियादी ढांचा ही जो है वो ही सही नहीं है। सामाजिक बुनियादी ढांचा हमारे यहाँ ऐसा है कि हम दिव्यांग को कमज़ोर मान लेते हैं, कहते हैं भैया अरे दिव्यांग है बेटा, अरे रहने दो यार, इससे कौन कराएगा, ठीक है, इससे उसे काम भी नहीं मिलता। जैसे अभी एक जोमेटो वाला आया हमारे यहाँ खाना दे, तो बगल वाला कह रहे अरे बेचारा कैसे काम कर रहा है, इसको रहने देते, क्यों लगवा दिए। अरे क्यों नहीं, उसको भी कमाई का संसाधन चाहिए, वो भी हम जैसे लोगों के साथ बराबरी का अधिकार रखता है, उसको भी काम चाहिए भाई। अगर हम सब इसी तरह सोचे तो बेचारे को काम कौन देगा, ठीक है। तो सामाजिक बुनियादी जो ढांचे हैं उसको हमें सही रखना है। अभाव का बहिष्कार का अनुभव करना है, अभाव नहीं देना है इन्हें, मानसिक अशांति नहीं देनी, लाचारी तो बिल्कुल नहीं देनी, लाचार नहीं है ये सिर्फ दिव्यांग है जो किसी घटनावश या तो बचपन से या तो बाद में एक्सीडेंटल ये हो गए हैं, तो ये बोझ नहीं है, इन्हें बोझ नहीं समझो, ये हैं, ये ताकतवर हैं, अपनी भावनाओं को जागृत करने के लिए ताकतवर है। ओके, इसी के तहत PWD एक्ट 1995 में 7 तरह के जो डिसेबिलिटी है वो बताया गया था। वहीं पे नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006 में भी इसे थोड़ा सा अच्छा मॉडिफाई किया गया और वापस से रिवाइज RPWD एक्ट 2016 के तहत इसमें 21 प्रकार, याद रखिएगा 21 प्रकार का दिव्यांगता बताई गई है। तो RPWD एक्ट आया है, ये पेपर में आ चुका है कि कब इसे रिवाइज किया गया है, 2016 में RPWD एक्ट आया है 2016 में, जो 21 प्रकार की दिव्यांगता बताया है। वहीं PWD पहली बार जब आया था 1995 में, वहाँ 7 प्रकार की दिव्यांगता बताई गई थी। डन। चलिए नेक्स्ट, अगर हम इसको पढ़ना है तो थोड़ा सा इसको जानना पड़ेगा कि शैक्षिक हाशिएकरण क्या होता है, एजुकेशन मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। अब देखिए, ये एक लाइन है जिसके इधर अच्छे वाले हैं, इसके इधर थोड़े से गड़बड़ वाले हैं, ठीक। ये कुछ ऐसे हैं जो इसी लाइन पे हैं, लाइन पे जहाँ इधर आए तो इसमें अच्छे हो जाएंगे, जहाँ इधर आए तो वो गड़बड़ हो जाएंगे। इस मार्जिन को ही क्या कहते हैं, मार्जिनाइजेशन, ठीक। यानी एकदम शैक्षिक हैं वो, अगर थोड़ा बेस्ट हो जाए तो IAS बन जाए, थोड़ा अगर उधर चले जाए तो थोड़ा गड़बड़ हो जाए, बिल्कुल यही वाले हाशिए पे जो है ना उसको कहते हैं शैक्षिक हाशिएकरण। शैक्षिक हाशिएकरण को भूगोल, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थितियों या व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर सीखने सिखाने की सुविधाएं और संसाधन जो देता है वो मेस्यू देता है 2013 में तक पहुंचाने की अनुचित पसंदीदा या पक्षपातपूर्ण वितरण के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी यहाँ पे मैसेज जो है वो इसी तरह कोशिश करता है कि इनको बेहतर किया जा सके, इनको खींच के लाया जा सके मार्जिनेशन के इस पार,
जहाँ वो सब बेहतर हो जाए। यहाँ पे उन्हें बैंक में क्लर्क बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, एसएससी बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के शिक्षक प्रद इनको बनाना है। ओके, ये मैथ्यू का काम जो 2013 से काम कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, समावेशन की अवधारणा क्या होती है। समावेशन बचपन से शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन तो नहीं कह सकते, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि समावेशन क्या होता है, जहाँ एक साथ सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाए, चाहे वो विकलांग हो, दिव्यांग हो, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति हो, सामान्य हो, पिछड़ापन हो, मंद बुद्धि हो, प्रतिभाशाली हो, सबको एक साथ बैठा के पढ़ाना ही समावेशन कहलाता है। ओके, तो शिक्षा में समावेशन का अर्थ है कि एक स्कूल में सभी छात्र किसी भी क्षेत्र में उनकी ताकत या कमजोरी की परवाह किए बिना स्कूल समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। वे अन्य छात्रों, शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों के बीच अपनेपन की भावना में शामिल होते हैं। यानी सब मिलके इनके साथ मिलजुल के एक साथ रहे, किसी पे ना लाचारी करना है, किसी पे ना बहुत ज़्यादा अच्छाई दिखानी है, मतलब अच्छाई तो है ही, मतलब सबको एक बराबर लेके चलना ही क्या है, समावेशन है। ओके, शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य है कि सभी बच्चों की शिक्षा एक साथ एक ही विद्यालय में, एक दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है। तात्पर्य सभी बच्चों को शिक्षा में एक साथ एक ही विद्यालय में हो। ओके, ये बार बार क्वेश्चन आया, या तो यूपी के सीटेट और सब जगह आया, और यहाँ पे भी कई बार क्वेश्चन बना हुआ है समावेशी शिक्षा से, याद रखिएगा। सीटेट में भर भर के क्वेश्चन आता है समावेशी शिक्षा से, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी आएगा। ओके, तो सभी बच्चों को शिक्षा का एक साथ विद्यालय में पढ़ाना जाना ही क्या है, समावेशी शिक्षा है। अब हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो यह शिक्षा सामान्य विद्यालयों में समान वर्गों के साथ प्रदान की जाती है, यानी एक साथ सभी विद्यालयों में सभी को प्रदान किया जाता है। शिक्षा के द्वारा असमर्थों को शिक्षा प्राप्त करने का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है, यानी जो असमर्थ हैं, जो कमजोर हैं, उनको भी एक विस्तृत क्षेत्र मिल जाता है, वो भी विद्यालय में आराम से पढ़ सकते हैं। इस शिक्षा से बालकों को विद्यालय का वातावरण प्रदान प्राप्त होता है, यानी बाल जो है, जो उनको लगता है कि विद्यालय नहीं जा सकते, उनको भी ये क्या कर देता है, एक विद्यालय प्रदान कर दिया जाता है। सामान्य से असमर्थ बालकों द्वारा एक दूसरे को समझने में आपसी सूझबूझ का विकास होता है, यानी एक सामान्य बच्चा है, एक असमर्थ बच्चा है, जब आपस में बात करेगा, कोरिलेट करेगा, तो जाहिर सी बात है वो एक दूसरे को समझेगा, एक दूसरे की सूझबूझ को समझेगा, उसकी मानसिक स्थिति को समझेगा, उसकी शारीरिक स्थिति को समझेगा, ठीक है। तो दोनों में मेल मिलाप, प्यार बढ़ेगा, जिससे समाज में जो डाइवर्सिटी है वो खत्म होगा कहीं तक कहीं। ओके, तो नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य जागरूकता की भावना का विकास, यानी लोग जागरूक, लोग समझे क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। दूसरा है आत्मनिर्भरता की भावना का विकास, बालक क्या हो, आत्मनिर्भर हो, वो कर सके काम। ओके, नेक्स्ट सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समाज में जोड़ना, यानी जो दिव्यांग है, जो डाइवर्स है, ओके, किसी भी तरीके से कास्ट, रेसेस, लिंग के आधार पे या डिसेबल्ड है, उनको सबको एक साथ सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जोड़ दिया जाएगा, इन सब जोड़ के काम करें। और सबको सबसे जरूरी चीज़ है मुख्य धारा से जोड़ना, सबको मुख्य धारा में ले आए, जहाँ सब बढ़ रहे हैं उसी में वो भी चले। ऐसा नहीं कि उनको अलग से, ऐसा कि मैं अलग हो गया हूँ समाज से, ऐसा महसूस नहीं करवाना है। ओके, डन, समझ में आ रहा। तो जाहिर सी बात है लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर ये सब लिखते चलें आप लोग तो बहुत ही बेहतर होगा, और अगर आप समझ सके तो और भी अच्छी बात है। एक से दो बार, तीन बार वीडियो देख लीजिए ताकि समझ लें आप इस चीज़ को। तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के। तो पहला है विभिन्न स्तरों पर काम कर रहे पदाधिकारियों की जिम्मेदारी को साझा करना, यानी जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे अलग 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 ऊपर 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 उन सबको एक साथ जिम्मेदारी दे दे, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे दे कि भाई आपको इनको भी लेके चलना है साथ में, इनको अलग नहीं छोड़ना, इनको भी साथ में लेके चलना है। ओके, नेक्स्ट बच्चों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना। अतिरिक्त सहायता का मतलब थोड़ा सा उनको एक वेटेज देना चाहिए, बस उनको महसूस नहीं होना चाहिए। बस महसूस होगा तो उनको लगेगा कि हमें लाचार है इसलिए ऐसा किया जा रहा है, तो महसूस नहीं करवाना, बस थोड़ा सा अलग सहायता देना चाहिए। जैसे दिव्यांग बच्चे को अक्सर दीवार के साइड में बैठाते हैं ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, कोई आए जाए बच्चे तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो, तो थोड़ा सा सहायता देना है। उनके पास अगर कॉपी चेक करना है तो खुद ही चले जाना, आओ बेटा हम ही वहीं चेक कर दें, तो वहीं पे हो जाए। तो इस तरीके से थोड़ा सा सहायता प्रदान कर देना। बच्चों की अतिरिक्त ज़रूरतों और हितों को पूरा करने के लिए एक सहयोगी ढांचे का विकास करना है। जैसे सपोज कीजिए दिव्यांग बच्चा है और
क्लास में जाना है और स्टेयर्स लगे हैं, स्टेयर्स पे बच्चा कैसे चढ़ पाएगा? तो वहाँ पे एक स्लाइड भी बना दे साथ साथ में कि वो आराम से स्कूल को व्हीलचेयर के माध्यम से चले जाए। समझ रहे? तो यानी थोड़ा सा उनको हितों को ध्यान में रखते हुए सहयोगी ढांचा का भी विकास करना है। विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं के लिए निर्धारित करना है, यानी कुछ अक्षमताएं हैं, अलग 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 प्रकार की अक्षमताएं हैं। किसी बच्चे को थोड़ा कम दिख रहा है तो उसको आगे कर लेना है। ओके, कोई पैर से दिव्यांग है तो उसके लिए स्लाइड की व्यवस्था कर देनी है। क्लास में भी एक अलग अगर वो जगह है तो दीवार के किनारे थोड़ा सा बेंच इधर उधर करके उसकी जो चेयर है उसको भी वहाँ पे फिट कर देना है। तो इस तरह के भी कुछ जो समस्या है उसको भी निर्धारित करने की कोशिश करनी है। बच्चों के परिवार और सामाजिक परिवेश के बारे में ज्ञान देना है कि परिवार कैसे है, सामाजिक परिवेश कैसा है, उसको थोड़ा सा और सही करना है कि परिवेश में कोई भी आपसे घृणा नहीं कर रहा है, कोई भी आपको लाचार नहीं समझ रहा है, सब अच्छे हैं, सब मिलजुल के काम करना पसंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट, शिक्षण सीखने की रणनीतियों तरीकों में संशोधन करता है, यानी थोड़ा सी रणनीति और तरीके हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा इनके लिए, कि थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा कि कैसे सामान्य के साथ इनको और अच्छा इंटरेक्टिव क्लास बनाए, इंटरेक्ट कर दें, प्यार मोहब्बत से जिए, खाएं, खेलें, कूदें, ये सब काम करें, भेदभाव ना करें बच्चे इनसे। शिक्षक को पेशेवर दक्षताओं में सुधार करना है, यानी अपने दक्षता जो है उसमें और बेहतर करना है। विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले अन्य पदाधिकारियों की सामुदायिक समर्थन और समर्थन सुनिश्चित करना है कि अन्य के कोई लोग हैं, जैसे कर्मचारी हैं, प्यून है, स्टाफ है, अलग जो ऑफिशियल स्टाफ होता है वो है, तो ये भी इतने प्यार मोहब्बत से जुड़ जाएं आपस में कि इनको महसूस ही ना हो कि नहीं हम सामान्य बच्चों से अलग हैं। ओके, सब एक साथ मिलजुल के रहें, इनका पड़ोस है, समुदाय है। ओके, समझ में आए? चलिए नेक्स्ट, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, देयर आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। ठीक है, कितने टाइप होते हैं? देखिए ये जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो डाइवर्सिटी के अंतर्गत ही है, ये विविधता ही है, लेकिन ये विविधता जो हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिसेबल, ये भी एक भेदभाव ही है। ठीक है, जेंडर आधारित भेदभाव भी है, तो जेंडर को भी हम लोग पढ़ेंगे। जेंडर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं है, उससे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े नहीं आते, बहुत अलग से क्वेश्चन नहीं आते, तो वही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं ये सब चीज़ों से, तो इसलिए मैंने ये पहली जो सबसे स्टार्टिंग है वो इसी को रखा है, डिसेबल, और बड़ा सा टॉपिक है डिसेबल के लिए। ओके, तो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, पहला जो टाइप ऑफ डिसेबल है उसमें है दृष्टिबाधित बालक। पहला दृष्टिबाधित बालक एक ऐसा दृष्टि विकास है जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि सामग्री के प्रयोग में शिक्षण आंशिक रूप से संभव नहीं हो सकता, मतलब वो पढ़ नहीं पाते, देख नहीं पाते। दृष्टिबाधित बालकों की विशेषताएं क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो पहला है कि मानसिक योग्यता समान बालकों के समान ही होती है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ वे देख नहीं सकते, कमजोर देखने की कला होती है, लेकिन बेहतरीन मानसिक विकास होता है। ठीक, दृष्टिबाधित बालकों की भाषा का विकास भी उत्तम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। दृष्टिबाधित बालकों के व्यक्तित्व की समस्या आंतरिक नहीं होती। ओके, यदि इन बालकों में समायोजन क्षमता की समस्या सामाजिक कारणों से होती है तो बालक अपने समायोजन को सुनिश्चित कर लेते हैं, अर्थात दृष्टिबाधितों के सामाजिक और समायोजन संबंधी कार्य उत्तम होते हैं। भाई वो आंख में ही सिर्फ कमजोर है, दिमाग से कमजोर नहीं है, वो आपस में बातचीत कर सकते हैं। आप बैठ के बात तो करिए, एकदम बिल्कुल बेहिचक करके बात करेंगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कतें उनको नहीं होगी। ठीक है ना, आपको होगी, आराम से बातें कर सकते हैं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, इनका मानसिक विकास उत्तम होता है। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित बालकों की पहचान कैसा होता है? तो पहला तो व्यवहार देख ले, व्यवहार देखने से समझ में आएगा, अच्छा ये देख नहीं पा रहा है बच्चा। ठीक है, लगातार कक्षा निरीक्षण द्वारा अगर हम बार बार कक्षा का निरीक्षण करें, ऑब्जर्वेशन करें, तो भी हम समझ जाएंगे कि ये बच्चे को थोड़ी सी समस्या है। शारीरिक चिन्ह होता है, आँख बिल्कुल दिखाई नहीं देता आँख में। ठीक है, आँख में प्रॉब्लम होती है, या तो आँखों की जाँच करा ले, अगर टेस्ट कर ले तभी हम जान जाएंगे कि इसमें प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, क्या क्या कारण हो सकता है दृष्टिबाधिता के लिए? कजेज ऑफ विजुअल इम्पायरमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो पहला है, आंखों में कई बार केंद्रीकरण की समस्या पैदा हो जाती है, यानी कुछ। ओके, तो दृष्टिबाधिता के कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहली, आंखों में कई बार केंद्रीकरण की समस्या पैदा हो जाती है, सेंट्रलाइज, बिल्कुल सेंटर आंखों में ही होता है, आंखों में ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो भी ये चीज़ें हो सकती है, आंख में चोट लग गया हो या किसी तरीके के आंख में प्रॉब्लम होने की वजह से दृष्टिबाधिता हो सकती है। संज्ञानात्मक विकास
विकासात्मक विकार भी हो सकता है, संज्ञान उनका कॉग्निटिव ऐसा हो जाए को विकार में आ जाए तो भी वो बालक जो होता है दृष्टिबाधित हो जाता है। विभिन्न प्रकार की आंखों की बीमारियां हो जाए, ओके, बीमारी हो जाए तो भी दिक्कत होता है। कभी कभी साधारण सी बीमारी भी दृष्टि दोष कारण बन जाती है। नॉर्मल सा कोई बीमारी होता है उसमें ऐसी चीजें हो जाती है कि बेचारा अंधा हो जाता है, ये हो सकता है। सिंपल सी चीजों के साथ भी हो सकता है। कभी कभी जन्म से पूर्व अवस्था में मां द्वारा गलत दवाइयों के प्रयोग या असंतुलित आहार और उचित वातावरण में लेकर भी बच्चों के दृष्टि दोष हो सकते हैं। यानी उचित वातावरण नहीं मिला या असंतुलित आहार खा रहे हैं या गलत दवाई खा रहे हैं तो जो बालक जन्म ले रहा होता है वो अंधा हो सकता है। तो ये भी एक समस्या है। ओके, अत्यधिक दवाई खाने से भी ये समस्याएं हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं दृष्टि बाधित बालकों की एकीकृत शिक्षा कैसे दी जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही से क्वेश्चन भी बनता है कि शिक्षा का क्या प्रावधान है। तो सबसे पहला तो ब्रेल लिपि, कई बार क्वेश्चन आया, हर जगह क्वेश्चन आया, यूपीटीएससी टेट में भी आया। तो ब्रेल लिपि जो कि प्रतिपादित किए थे लुइस ब्रेल ने, ठीक है, 1829 में इसे बिल्कुल सब जगह शुरू कर दिया गया था। 1821 में इन्होंने बनाया था, 1824 में इन्हें विश्व मान्यता मिल गई, 29 से बिल्कुल ये फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो इसमें 6 डॉट होते हैं, 64 वर्णमालाएँ होती हैं, ये पता ही होगा। नेक्स्ट, बच्चों को रुचि व योग्यता के अनुसार उन्हें आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए जिसका आधार श्रवण क्षमता, स्पर्श, सुगंध, स्वाद आदि होना चाहिए। यानी ऐसी रुचि है, इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, ऐसी योग्यताएं देनी चाहिए जिससे बालक जो हो अच्छा बना सके, सीख सके, जिसके आधार पर यानी श्रवण के आधार पर उसे काम करवाया जाए, क्षमता के आधार पर काम करवाया जाए, स्पर्श छू के वो सीख सके, जैसे ब्रेल लिपि में जो पढ़ते हैं वो भी छू के ही पढ़ते हैं, सुगंध से पहचान सके, स्वाद आदि से पहचान सके, ऐसी चीज़ों को पहचानना उन्हें सिखाना चाहिए। सहायक सामग्री का प्रयोग उचित करना चाहिए, ऐसा सहायक सामग्री हो जिससे बालक बहुत बेहतरीन तरीके से समझ सके, छू छू के स्पर्श करके चीज़ों को, यानी उभरा हुआ होना चाहिए जिससे छू को वो समझ सके। विविध इंद्रियों का प्रशिक्षण देना चाहिए। इंद्रिय, इनका जो सेंस ऑर्गन्स है ना, आँख के अलावा बहुत ही बेहतरीन होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो विविध इंद्रियों का क्या करना है, प्रयोग करना है। दूसरा देखते हैं श्रवण बाधित बालक। या देखिए, पहला हम लोग ने क्या देखिए, जो डिसेबिलिटी में पहला आँख से प्रॉब्लम, दूसरा कान से प्रॉब्लम। श्रवण बाधित बालक है, हियरिंग इम्पैक्ट चिल्ड्रन है। श्रवण बाधित बालक वर्ग के अंतर्गत श्रवण दोष से ग्रसित या पूर्ण बहरे बालक आते हैं। ओके, श्रवण बाधित बालकों का वर्गीकरण ये आपके पेपर में दिया हुआ है, याद रखिएगा। तो श्रवण बाधित बालकों के वर्गीकरण में सबसे पहले होता है कम श्रवण बाधित, जो कम सुनते हैं, 27 डेसिमल से 40 डेसिमल के बीच ये होते हैं। मंद श्रवण बाधित जो होते हैं 40 से 55 डेसिबल के क्राइटेरिया में आते हैं। गंभीर श्रवण बाधित 55 से 70 डेसिमल के क्राइटेरिया में आते हैं। पूर्णतः श्रवण बाधित जो होते हैं 70 से 90 डेसिबल के बीच आते हैं। गंभीर श्रवण संबंधी बालक जो होते हैं, बाधित जो होते हैं, वो आपके पेपर में आया है कि गंभीर इनमें से कितने डेसिमल में आते हैं। ओके, तो गंभीर और पूर्णता को लिए एक अलग विद्यालय का निर्माण किया गया जिसके अंतर्गत हम लोग सांकेतिक माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। किसके माध्यम से, संकेतों के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, याद रखिएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं श्रवण बाधित बालकों के कारण क्या क्या कारण हो सकता है इनके बाध्यता के। पहला, अनुवांशिक हियरिंग जो इम्पैर्ड है वो जेनेटिकली अगर आ गया, अगर माँ के गर्भ से ही आ गया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। दवाओं द्वारा, दवा ज़्यादा खा गए इसके कारण से भी श्रवण बाधिता हो सकती है। संक्रमण द्वारा, संक्रमण हो गया तो, प्रसव द्वारा, प्रसव के समय में अगर कुछ खींचतान हो गया या कुछ दबाव हो गया तो भी बच्चा सुनने में असमर्थ हो जाता है। दुर्घटना हो गई, ठीक है, कोई एक्सीडेंटल हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। कर्ण शोध यानी कुछ रिसर्च कर रहे हैं कान में, बच्चे अक्सर कर लेते हैं, पेन पेंसिल डाल लेते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। संक्रमण हो गया इसी प्रकार तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट, श्रवण क्षतियुक्त बालकों की शिक्षा में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यही है, शिक्षा कैसे है। तो चिन्ह भाषा के रूप में अर्थात सांकेतिक रूप में पढ़ाया जाए, बिल्कुल सांकेतिक रूप में, याद रखिएगा क्वेश्चन आया हुआ है। ओष्ठ पठन में मदद किया जाए, यानी ओठ को पढ़ने में मदद किया जाए, और बहुत ही सिंसियर तरीके से ओठ को पढ़ लेते हैं, ठीक है, कहीं हद तक तो हम भी पढ़ लेते हैं हालांकि, ठीक है। स्पर्श विधि, छू के पता किया जाए। गतिविधि, एक्टिव
क्रिएटिंग, है ना, करके ध्वनि यंत्रों का प्रयोग किया जाए, घंटी बजा के या किसी तरीके से यंत्रों का माध्यम बनाया जाए, इनके जो चीज़ें हैं वो देख के समझने का प्रयास कर लेते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, वात बाधित बालक, ठीक है, यानी स्पीच इम्पैक्ट चिल्ड्रन, बोलने में असमर्थता। ओके, वाहन एवं कॉफमैन के अनुसार वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। जब इस प्रकार उपयुक्त से अलग या फिर भिन्न स्थिति होती है तो वह स्थिति को वाक्दोष कहते हैं। ठीक है, एक क्रमबद्ध तरीका है, अगर क्रमबद्ध से कहीं भी आप बिखर रहे हैं, कभी भी इधर उधर हो रहे हैं, तो इस भिन्न स्थिति को ही क्या कहते हैं हम लोग, वाक दोष कहते हैं, स्पीच इम्पैर्ड चिल्ड्रन कह देते हैं। ओके, वाक दोष वाले बच्चे की विशेषता क्या है, क्या क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पहला, इस प्रकार के बच्चे, जो बच्चे होते हैं उनकी श्वसन क्रिया असामान्य होती है, यानी सांस लेने की जो क्रियाएं होती है वो असामान्य होती है, जिसकी वजह से आवाज़ जो है वो सही नहीं निकल पाता। कुछ बच्चे बहुत जल्दी जल्दी भी बोल जाते हैं, है ना, इससे भी आवाज़ जो है ना, वो जो वर्ड है वो ओवरलैप कर जाता है, जिसकी वजह से सामने वाले को समझ में नहीं आता ये बोल क्या गया। ओके, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, इनकी आवाज़ में मधुरता नहीं होती, काफ़ी रूखापन होता है, जिसकी वजह से भी आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देता। इनकी तालु जबड़े में दोष होता है, तालु और जबड़े से सही तरीके से जीभ टच नहीं करता, जिसकी वजह से भी ये आवाज़ जो है वो क्लियर बाहर नहीं आती। कुछ बच्चे नाक के स्वर से बोलते हैं, जो सुनने और समझने में कठिनाई होती है, जैसे हिमेश रेशमिया भी हमारे बेचारे, ठीक है, गाना पूरे नाक से गा देते हैं, हालांकि बहुत चलते हैं। कुछ बच्चे बोलने में तुतलाने लगते हैं, जिससे धारा प्रवाह नहीं बोल पाते, और ये भी समस्याएं होती हैं कि वो क्लियर नहीं हो पाता। ओके, तो ये सब फीचर्स हैं जो कि हम वाक दोष में आते हैं। वाक दोष वाले बालकों की शिक्षा कैसे दी जाए, ठीक है, तो पर्याप्त अभिप्रेरणा प्रदान करना है, यानी जितना ज़्यादा अभिप्रेरणा है, जितनी ज़्यादा वो अपने बारे में बोल सके, जितने ज़्यादा हम उसे मोटिवेट कर सकें, नहीं बेटा बोलो, आराम से बोलो, तुम अब बहुत अच्छा बोलते हो, बस आराम से बोलो। जब आराम से बोलेगा तो धीरे 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 वो बोलना सीख लेगा। ओके, दोस्त पर ज़्यादा बल ना देना, यानी उसे बार बार नहीं कहना है बेटा तुम बोल ही नहीं पाओगे, एकदम कैसे बोल रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं, उन्हें बोलने दो, तो तुला के ही बोलने दो, धीरे 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 टंग अगर क्लियर हो गया ना तो सीख जाएंगे। सही निदान करना, सही इलाज करना उन्हें। उपयुक्त वाक अभ्यास, यानी एक ट्रायल के रूप में हम लोग इस जो थेरेपी है उसके तहत उपयुक्त वाक अभ्यास करके भी हम बुलवा सकते हैं। दुश्चिंता से मुक्ति, बहुत लोग टेंशन में भी उटपटांग बोल जाते हैं, है ना, जैसे कोई सामने वाला गुस्सा आ रहा हो या आप क्रोधित हो तो उस फीचर में भी आप तुतलाने लगते हैं, या किसी से डर है उसके सामने आप खुल के नहीं बोल पाते हो, तो ये भी एक समस्या है। नेक्स्ट, लज्जा एवं घबराहट से बचाओ, अगर आप लज्जा हैं या घबरा रहे हैं तो भी आप चीज़ों को सही क्लियर बोल नहीं पाए। ओके, तो उसमें मदद करना है कि आप घबराओ मत, आप बोलो। नेक्स्ट, अस्थि बाधित बालक, हैंडीकैप चिल्ड्रन, ठीक है, हैंडीकैप चिल्ड्रन, और याद देखिए ये तो सुपर टेट का भी एक मेन जो पॉइंट है वो है। तो क्या है हैंडीकैप, अस्थि बाधित बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी अस्थियाँ, ठीक है, या अस्थियों के जोड़ अथवा शरीर के विभिन्न मांसपेशियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते, उन्हें अस्थि बाधित बालक कहते हैं। अस्थि बाधित बालक उन बालकों को कहते हैं जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो, जैसे पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, किसी में भी क्षतिग्रस्त हो गया हो, वह समान बालकों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो गया हो। ऐसे बालकों की मांसपेशियां तथा जोड़ों अथवा अन्य किसी कारण दोष आ जाता है, यानी हाथ पैर उंगली कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो इसको अस्थि बाधित बालक कहते हैं। क्या आइडेंटिफिकेशन है अस्थि बालक बालक की, तो पहला, शरीर अंगों पर समुचित नियंत्रण नहीं होता, मांसपेशियों में सहयोग का अभाव होता है, यानी पैर से सीधे से खड़े नहीं हो पाएंगे, हाथ सही से वर्क नहीं कर पाएगा, ऐसे को अस्थि बाधित बालक कह देते हैं। बैसाखियों की सहायता से चलना होता है, शारीरिक अंगों की गतिविधियों पर नियंत्रण तथा सहयोग का अभाव होता है, नकली अंगों की सहायता लेना होता है, उनके साथ उपयोग करना होता है, चलने उठने और बैठने में कठिनाई अनुभव करते हैं। ओके, ये पहचान है। अस्थि बालकों की शिक्षा क्या होती है, तो पाठ्यक्रम का अनुकूलन करा जाए, पाठ्यक्रम ऐसे बनाया जाए कि ये अगर दौड़ धूप वाले कार्यक्रम करवाने हैं तो वो इनसे ना करवाया जाए, ऐसा पाठ्यक्रम ही बनाएं, ऐसा करिकुलम ही बनाएं कि इनके अनुकूलन हो, ये उसमें अपना काम कर सकें। विद्यालय में उपचार की सुविधाएं उपलब्ध हो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे उपचार हो सके, क्योंकि कभी कभी ये अनबैलेंस होकर गिर जाते हैं, तो हो सकता है सिर फूट जाए या हाथ में चोट लग जाए या पैर में चोट लग जाए, तो उपचार की सुविधा
उपलब्ध हो। अतिरिक्त शिक्षा प्रदान की जाए, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इनको रोक के अतिरिक्त जो रिमेडियल क्लास है वो इन्हें प्रदान करना है। अध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको देख समझ के चलाना, चलना और कैरिकुलम में पार्टिसिपेट कराना। ओके, तो ये शिक्षा थी। नेक्स्ट, अस्थि विकलांगता के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला, जन्मजात अनियमितता हो सकती है, जन्म से हो सकता है। दुर्घटनावश हो सकता है, कोई बीमारी हो जाए वहाँ भी कोई अस्थि काम नहीं करता। जन्म से पूर्व पौष्टिक आहार का ना मिल पाना, अगर जन्म से पूर्व पौष्टिक आहार नहीं मिलता तो भी बच्चा दिव्यांग हो जाता है। माँ के द्वारा मादक पदार्थ का सेवन बहुत ही बड़े पैमाने पे यहाँ पे होता है। दवाओं का अधिक सेवन, ओके, दवाएं अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो भी अस्थि विकलांगता हो सकती है। ओके, तो चलिए यूनिट ए तो हम लोग समाप्त कर दिए, बहुत खेलते कूदते। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यूनिट बी। ओके, यानी यूनिट ए में हम लोग डाइवर्सिटी और डिसेबिलिटीज़ जो थी उन्हीं के बारे में हमें बात करना था, उनके बारे में हम लोग बात कर लिए। ओके, लिखते चलिए, समझते चलिए। यूनिट बी है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ एड्रेसिंग द क्रिएटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ ऑफ ऑल स्टूडेंट। मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला मेंटल हेल्थ है मानसिक मंदित बालक। ठीक है, मेंटल हेल्थ एक अलग कॉन्सेप्ट भी है, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मानसिक मंदित बालक जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं इनसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। मेंटल हेल्थ भी है, मेंटल हेल्थ भी टॉपिक है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो मंदबुद्धि बालक कैसे बालकों को कहा जाता है? तो जो बौद्धिक दृष्टि से कमजोर होते हैं तथा उनकी मानसिक क्षमता सबसे कम होती है। और टर्मन ने बताया कि इनकी बुद्धि लब्धि की IQ 90 से कम होती है। याद रखिएगा, 90 से कम। 90 से 100 वाला जो होते हैं, 90 से ऊपर वाले जो होते हैं वो सामान्य होते हैं। 90 से कम वाले को मंदबुद्धि, सीमांत मंदबुद्धि, जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि, ये सब कहा जाता है। तो याद रखिए, इसको एक चार्ट में याद भी कर लेना है। ओके, नेक्स्ट, मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं। क्या विशेषता, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है मेंटली के? ऐसे बालक काफ़ी धीमी गति से सीखते हैं, इनके स्मरण शक्ति क्षीण होती है, इनमें सृजनशीलता एवं मौलिकता का अभाव होता है, यानी सृजन नहीं कर पाते, कुछ क्रिएटिविटी नहीं कर पाते, कुछ नयापन नहीं कर पाते। रुचियाँ होती ही नहीं, रुचियाँ बिल्कुल सीमित होती है। जो भैया कह दो भैया ठीक है, राम जी ठीक है, कृष्ण जी ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, यानी किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं शो करते। क्या खाओगे बेटा, कुछ भी बना लो, कुछ भी वाला मतलब बच्चा कुछ भी वाले हिस्से में है। ओके, नेक्स्ट, मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है, इनमें संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है, अस्थिर नहीं होते, बहुत तुरंत तुरंत इनके जो इमोशन है वो चेंज होते रहते हैं, अभी ये पसंद, अभी वो पसंद, अभी ये पसंद, तो चेंजेबल होते हैं। मानसिक दुर्बल व्यक्ति अपनी स्वयं की सहायता नहीं कर सकते, वह दूसरों पर निर्भर होते हैं। जो मेंटली कमज़ोर होते हैं वो अपनी सहायता नहीं कर पाते, वो कोशिश करते हैं कि दूसरा उनकी सहायता करता रहे। यह नए संपर्कों को काफ़ी कठिनाई से सीख पाते हैं, बहुत ही मुश्किल से ये चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को सिखा पाते हैं। टीचर भी बहुत मेहनत करता है इसको सिखाने के लिए, तरह तरह के विधियाँ चेंज करता है कि किसी तरह सीख जाए बच्चा, लेकिन कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, क्षण एकाग्रता होती है, क्षण स्मृति होती है, अभी सिखा दो कल भूल जाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। मानसिक रूप से मंदित बालकों की शिक्षा, ठीक है, एजुकेशन ऑफ मेंटल, जो रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी कैसे शिक्षा दी जाए? तो पहला, अधिगम कार्य जटिल नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज़ है कि इतना जटिल वाली चीज़ें पढ़ाने की कोशिश नहीं करना है। ऐसा सिंपल वाला क्वेश्चन, ऐसे वाली सिंपल वाली चीज़ें पढ़ाओ जो आसानी से बच्चा समझ ले। अधिकम कार्य छोटा होना चाहिए, याद रखिए, छोटा होना चाहिए जिसमें बालक उनकी उपेक्षा न कर सके। यानी इतना छोटा कर दो कि बालक को लगे कि छोटी चीज़ है तो मैं कर ही लूँगा, ठीक है, मोटिवेट करके चीज़ों को सीख जाए वो, तो उपेक्षा ना कर सके, वो छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट, अधिगम कार्य में निहित सोपानों को क्रमिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है, यानी साथ ही इन सोपानों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होना चाहिए जिससे बालक त्रुटि ना कर सके। ओके, यानी जो सोपान, जो क्रमिक तरीके से हमें सिखाना है, वो सोपान एक निश्चित क्रम में होना चाहिए, एक नए स्टेप में होना चाहिए। स्टेप वाइज ही हम बच्चे को अगर सिखाएंगे तो सीख पाएंगे। यानी प्लस, पहले काउंटिंग सिखाएं, गिनती सिखाएं, फिर उसे पढ़ना सिखाएं, फिर उसे जोड़ना सिखाएं, फिर उसे घटाना सिखाएं, तो एक क्रम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले माइनस सिखा दो फिर प्लस सिखा दो तो बच्चा सीख जाए, ऐसा नहीं सीख सकता, वो बहुत ही क्रम में सीखेगा। ठीक है, और ये जो क्रम है, जो आकार है, वो छोटा ही रखना है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, अधिक प्रक्रिया के अंतर्गत
बालक को प्रत्येक प्रयास पर सफलता का अनुभव कराना आवश्यक होता है, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम ये है कि घर वाले इनको डीमोटिवेट करते हैं, अरे मेरा बच्चा बड़ा कमज़ोर है, हमें लग रहा है ये मंदबुद्धि है, पढ़ नहीं पाएगा क्या। तो इससे वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो उसे लगता है कि सही में हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसे सफलता का अनुभव करा दो कि नहीं भाई तुम मंदबुद्धि नहीं हो, तुम कर सकते हो। तो धीरे 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 बच्चा जो है वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देगा। ओके, मोटिवेट हो जाएगा, समझने लगेगा। नेक्स्ट, खेल द्वारा शिक्षा के प्रावधानों को बनाया जाए। याद रखिए कि ये पेपर में भी आया था। तो मंदबुद्धियों को कैसे शिक्षा दिया जाए? खेल द्वारा। खेल द्वारा बच्चे जल्दी सीखते हैं, सही सीखते हैं। नेक्स्ट, अधिगम कार्यों को बालकों के दैनिक पर्यावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं, समस्याओं तथा परिस्थितियों से स्वाभाविक रूप से संबंधित कार्य करने देना चाहिए। यानी जैसा वो चाहता है दैनिक पर्यावरण में उसकी समस्याएं आ सकती हैं, उसके परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उसे कार्य करा देना चाहिए, ताकि जब वो समाज में बैठे व्यवहारिक ज्ञान उसे मिल जाए, कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, तो समाज में किसी प्रकार का उसे प्रॉब्लम ना हो। शिक्षा का मेन उद्देश्य भी यही है। अब हम पर आते हैं टॉपिक पे कि मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ क्या है। तो हिलगार्ड कहते हैं हमारे मानसिक स्वास्थ्य का आशय मानसिक बीमारी की अनुपस्थिति से है। वह यह अवस्था है जिसमें समायोजन, उत्पादक, उन्मुखता एवं उत्साह पाया जाता है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य मतलब बिल्कुल अच्छे हैं, मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया है, मानसिक बीमारी कोई नहीं, अनुपस्थित है, कोई है नहीं। और यह वह अवस्था है जिसमें समायोजन अच्छा होता है, उत्पादक उन्मुखता होती है, यानी हम प्रोडक्टिविटी होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं और बहुत ही उत्साहित होते हैं कि हर काम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड के अनुसार, अब विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO हमारा क्या कहता है कि स्वास्थ्य का आशय संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण से है, न कि मात्र बीमारी की अनुपस्थिति से है। ठीक है, कि हम मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सभी तरीके से हम स्वस्थ हैं, उसी को कहते हैं हम कि हम स्वस्थ हैं, मेंटल हेल्थ है। याद रखिए बीमारी अलग चीज़ है। ठीक है, बीमारी से नहीं है इसका मतलब हम स्वस्थ हैं, ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि हम हर तरीके से स्वस्थ होना चाहिए। अभी हम रोड पे खड़े होकर लड़ाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल अच्छे हो, लेकिन क्या मेंटली आप अच्छे हो? रोड पे खड़े होकर लड़ाई कर रहे हो, इसका मतलब पीछे आप बहुत सारे ट्रैफिक रोक रखे हो, तो ये मेंटली तो उचित नहीं है ना। थोड़े थोड़ी देर पे गुस्सा हो जाते हैं, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ये मेंटली जो आप स्ट्रॉन्ग कहाँ है, आप मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, तो मानसिक स्वस्थ नहीं है तो कहाँ कह सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं। तो आपको हर तरीके से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरीके से अगर आपको स्वस्थ रहना है, तभी कह सकते हैं कि आप मेंटल हेल्दी हो। ठीक है, बीमारी नहीं है और कह दें कि हम स्वस्थ हैं, ये संभव नहीं। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण और प्रकृति क्या है? पहला, बालक नवीन परिस्थिति से शीघ्र समायोजन स्थापित कर लेता है। यानी एक कुछ नया हो गया तो आदमी गुस्साता नहीं है, वहाँ पे तुरंत अपने आप को चेंज कर लेता है। नेक्स्ट, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का बालक अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होता है। जो भी स्वस्थ है, तो जो भी वो उद्देश्य बनाता है उसको सफल भी कर लेता है, अपने ऊपर पूर्णतः कंट्रोल होता है। अभी आपको सोचा जा रहा है कि चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, और फिर थोड़ी देर में कहते हैं यार थक गया, थोड़ा कल पढ़ेंगे। तो ये आप कहीं ना कहीं आपका मानसिक बल उतना मजबूत नहीं है कि जो आपसे काम करवा ले जाए। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं मेंटल हेल्दी भी नहीं हो, और धीरे 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 अगर उसकी बात मान रहे हो तो और कमज़ोर होते जा रहे हो। याद रखना, यानी अपने दिमाग पे अगर आपने ठाना है कि आज हम ये पढ़ेंगे तो पूरा पढ़िए, तभी आपको लगेगा कि आप हेल्दी हैं। अगर मानसिक दबाव की वजह से आप अगर अपने उद्देश्य से हट रहे हैं, इसका मतलब अब कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, और यही चीज़ अगर बढ़ते चला जाए तो धीरे धीरे आप और ज़्यादा मेंटली कमज़ोर हो जाएंगे। ओके, तो जो सोचा है उसको पूरा जरूर करना है। उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य जाहिर सी बात है, मेंटली है तो शारीर भी अच्छा होगा। वह आत्मविश्वासी होता है, आत्मबल और आत्मश्रद्धा का भाव होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन से स्पष्ट सिद्धांत बनाए रखता है कि हमें यही करना है भाई, हमें टीचर बनना है KVS वाला, तो टीचर बन के रहेंगे। तो ये वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं, क्या विशेषता होती है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटल हेल्थ क्या है? पहला, आत्मज्ञानी होता है, आत्म मूल्यांकन बहुत बढ़िया करता है, ये इसके बारे में अपना इवेल्यूशन कर लेता है, मैं क्या आता है क्या नहीं आता, कहाँ कमजोर है और कहाँ मेहनत करना है। आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया होता है। सुरक्षा का भाव होता है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। लैंगिक परिपक्वता, सेक्सुअल मैच्योरिटी इनके पास होती है, यानी मैच्योर होते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, ऐसा नहीं कि जेंडर वाइज ये बायर्स हो जाए, तो ये भी नहीं होते, मैच्योर होते हैं, हर चीज़ सोचने समझने की क्षमता होती है। संवेगात्मक स्थिरता होती है, इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, यानी ऐसा नहीं कि कोई रो रहा है तो पकड़ के रोना शुरू करे,
ठीक है, हंस रहा है तो हंसते ही जा रहे हैं, रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं, इमोशनल क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, उत्पाद एवं खुश रहने की क्षमता होती है, एबिलिटी टू प्रोडक्टिव एंड हैप्पी। ठीक है, खुश रहते हैं ये, अच्छे शारीरिक स्वस्थ होता है, गुड फिजिकल हेल्थ, और अच्छा शरीर ही अच्छा ज्ञान दे पाता है। ओके, जीवन का एक स्पष्ट सिद्धांत होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। वास्तविक प्रत्यक्षीकरण, रियलिस्टिक प्रेसिपिटेशन होता है, यानी सपने कम देखते हैं, ऐसा सपना नहीं देखते जो पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा सपना देखते हैं जिसे हम जी जान लगा के पूरा कर सकें। तो रियलिस्टिक होते हैं, है ना। ऐसा नहीं सोचते कि काश 1 करोड़ रुपया हो जाए तो हम ये करेंगे, काश वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, ले आते हैं 1 करोड़ रुपया। ओके, तो ये वाली कॉन्सेप्ट से काम करते हैं। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं मेंटल हेल्थ को। तो शारीरिक स्वास्थ्य, उनका जो शरीर है अगर स्वस्थ है तो जाहिर सी बात है मानसिक स्तर भी स्वस्थ होता है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ओके, रस्तु ने कहा था ना। नेक्स्ट, प्राथमिक आवश्यकताओं की संतुष्टि, जो भी इनकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करते हैं। वास्तविक मनोवृत्ति की कमी, लैक ऑफ रियलिस्टिक एटीट्यूड, वास्तविकता से दूर रहते हैं ये, तो कहीं ना कहीं ये जो कमी है वो आपके मानसिक स्तर को प्रभावित करती है। बहुत ज़्यादा सपना देखना कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, एक्चुअली में कुछ नहीं करना, ज़्यादा तान के सोना, ये कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को अनदेखा करता है। ठीक है, तो रियलिस्टिक बनिए, जो भी चीज़ें हैं रियलिस्टिक हैं। जो अगर किसी की सपोज के लिए किसी की डेथ हो गई तो हम बार बार उसी चीज़ में जाके हम रो रहे हैं और लाइफ को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब आप रियलिस्टिक नहीं है, तो आप मानसिक स्वास्थ्य भी नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो उसको भूलिए, नए तरीके से, नए ढर्रे से नए जीवन को फिर से स्टार्ट करिए, इसी को रियलिस्टिक एटीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट, असामाजिक वातावरण, कुछ ऐसे असामाजिक वातावरण हो जाता है जिसको समझना भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन तरीके से जो अनसोशल इन्वायरमेंट है उसको हटाना है। ओके, जैसे कोई कुछ लोग दारू पीने लगते हैं, देवदास बन जाते हैं पारों की याद में, तो ये सब चीज़ें जो है, जो वातावरण है इसको छोड़ना है। मनोरंजन के साधनों का अभाव, सही तरीके से कोई बातचीत करने वाला ना हो, कोई मनोरंजन ना हो, आदमी अकेला हो, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वो और जो मानसिक स्तर है वो और भी कमज़ोर हो जाएगा। जैसे कुछ लोग से पूछते हैं बेटा फिल्म देखते हो, नए फिल्म नहीं देखते, घर में पाबंदियाँ हैं, टीवी नहीं देखते, रेडियो नहीं देखते, सुनते नहीं। तो इतनी भी पाबंदियाँ ना लगा दे कि जिससे मनोरंजन का के साधन ही ना रहे। तो जब साधन ही नहीं रहेगा, दोस्तों से बातचीत करने नहीं देंगे, तो धीरे धीरे पागल ही होगा और क्या होगा। थोड़ा तो उसे घूमने दे, समाज में घूमने दे, दोस्त बनाने दे, मित्रता करने दे, थोड़ा मनोरंजन जरूरी होता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट, परिवार के सदस्यों का मानसिक रूप से पीड़ित न होना। ठीक है, लैक ऑफ मेंटल इलनेस अमंग द मेंबर ऑफ फैमिली है। ठीक है, परिवार के सदस्यों का मानसिक रूप से पीड़ित न होना, अगर कोई पीड़ित नहीं है तो बेहतर है, अगर पीड़ित है तो भैया कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, परिवार में माता पिता का व्यवहार, अगर माता पिता का व्यवहार लड़ाई झगड़े वाला हो, अगर वो लड़ झगड़ रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो भी ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। समाज में सहयोग और सहानुभूति का अभाव, अगर सहयोग ना मिले समाज से, अगर सहानुभूति ना मिले लोगों को, जो अट्रैक्शन है अगर वो ना मिले, तो वो भी परेशान हो जाता है कि क्यों भाई हमें क्यों अनदेखा किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से किया जाए, तो भी धीरे धीरे वो मानसिक स्तर क्षीण कर देता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। ओके, मेंटल हेल्थ बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है अनिद्रा, जो कि आपके पेपर में भी आ चुका है। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य जो है सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित करता है वो है अनिद्रा में। ओके, नींद नहीं लगती है, बिस्तर पे पूरे टाइम लेटे रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, दिमाग सोने ही नहीं देता। तो जब अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं होता तो आपको नींद नहीं आती है। नींद का मतलब होता है एकदम विस्तार से सोना, विस्तृत रूप से सोना, कि अगर कोई थोड़ी आवाज़ भी कर दे तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो बढ़िया वाली नींद इसी को कहते हैं। ओके, जिससे मेंटल हेल्थ सही होता है। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो अनिद्रा जैसी बीमारी बहुत भयंकर रोल प्ले कर लेती है। जब अगर ये ऐसे कंडीशन हो तो आप दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करो, नोवेल पढ़ो, कहानियाँ पढ़ो, फिल्में देखो, म्यूजिक सुनो, ये सब चीज़ें। अगर आप उसी तरह उस दिमाग को छोड़ देते हो तो रात भर आपको तंग करेगा, सोने तो नहीं देगा। ओके, क्योंकि आप प्रॉब्लम में हो। तो दिमाग को दूसरे रास्ते पे डाइवर्ट करने की कोशिश करो। सॉन्ग सुन सकते हो, कुछ लोग गेम खेलना पसंद करते हैं, गेम खेलो, जो इंटरेस्टेड चीज़ है वो करो।
ओके, पढ़ सकते हो पढ़ लो। और आज तक तो इंस्टाग्राम वाले भी हैं, ये सब बहुत सारे ऐप हैं, चलाओ देखो, थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो अनिद्रा तभी हटेगी जब आप अपने दिमाग को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करोगे। ओके, नेक्स्ट है भावनाओं में परिवर्तन। ये इमोशनली बहुत चेंज हो जाते हैं, तुरंत 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 ये परिवर्तन होता है। अभी खुश है, अचानक से रात में रोने लगेंगे, आराम अचानक से हंसने लगेंगे, अचानक से कुछ भी करने लगेंगे। तो इस तरह भावनाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगता है। ओके, तो उसको भी कंट्रोल करना है। समाज से दूरी बनाने लगते हैं, कटने लगते हैं समाज से, है ना। ये कोई अगर बातचीत करने का, नहीं यार मन नहीं कर रहा है, छोड़ो, नहीं लगते हैं। तो ये धीरे 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 क्या होता है, धीरे धीरे समाज से दूरी होने लगती है। और यही होती है सबसे बड़ी गलती। जहाँ आप समाज से दूर होते हैं, आपका मेंटल हेल्थ और बिगड़ते जाता है, क्योंकि आपके पास दोस्त नहीं होते, आपके पास मित्र नहीं होते, आपके पास बात करने के लिए कोई होता नहीं। आप किससे कहोगे पूरी बातें। तो सबसे बड़ी गलती जो होती है वो समाज से दूरी बनाना। हमें दूरी नहीं बनाना, हमें मिलना है। हम जितना ही मिलेंगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, जो भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो हमारे अंदर जो कुढ़न है वो धीरे धीरे समाप्त होगी। ओके, नहीं कोई मिलता, काउंसलर के पास जाएं, आप अपनी बातों को रखें, विचार को रखें, अपना भड़ास निकालें। काउंसलर का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि आप उसके पास जाके अपनी सारी बातें रख देते हो। जैसे ही आप रखते हो ना, वैसे ही आप रिलैक्स लगते हो, हाँ यार बहुत आराम मिल रहा है, वही वाली चीज़ें होती है। तो समाज से दूरी नहीं बनाना, समाज में मिलना है। ओके, जोखिम भरा व्यवहार, कभी कभी गलतियाँ कर जाते हैं। बच्चों को देखा है, नस काट लेते हैं, लटक जाते हैं। मेंटल हेल्थ को बचा के रखना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार शारीरिक दर्द को आदमी पीड़ा को सह लेता है, मानसिक पीड़ा को सहना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, और उससे झुझलाना, उससे रोक रखना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, अपने कंट्रोल में लेना। तो समाज के पास रहेंगे तो सीखेंगे, बचेंगे। ऐसे लोग एकांत जैसे होते हैं, ये कभी कभी ऐसे कदम उठा जाते हैं जो जोखिम भरा होता है। ओके, तो ये बड़ी समस्या है इनके साथ। निराशा घेर लेती है, घबराहट घेर लेती है, बेचैन हो जाते हैं रात भर में अचानक से। ठीक, तो डॉक्टर द्वारा कहा जाता है कि भाई आप चॉकलेट खाया करो, डार्क कॉफ़ी पिया करो, घबराहट कम होती है। ओके, बातें किया करो। इनके लिए दोस्त बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर एक अच्छा दोस्त बना लो आप, तो बहुत हद तक मेंटल हेल्थ सही कर सकते हो। ओके, तो ये सब मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। बच्चों को भी देखना चाहिए सब कि ऐसी चीज़ें ना हो। मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के उपाय, क्या उपाय कर सकते हैं हम लोग, कैसे सही कर सकते हैं। तो पहला है, पूर्व गर्भावस्था में माता का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। अगर बच्चा जन्म नहीं लिया है उससे पहले माँ का सही होना बहुत ज़रूरी है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, मेंटली भी बहुत सही होना जरूरी है, तभी बच्चा भी सही आएगा। ओके, रिबल का कहना है कि शैशवावस्था तक प्रारंभिक बाल्यावस्था में अपनाई गई पालन पोषण व्यवस्था का मानसिक स्वास्थ्य से सीधा प्रभाव पड़ता है। रिबल क्या कहते हैं कि अगर शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो पालन पोषण की व्यवस्था अपनाई जा रही है ना, वो अगर सही ढंग से अपनाई गई, उसका खान पान से लेकर उसका मेंटल लेवल तक अगर सही तरीके से रखा गया, तो बालक बहुत ही अच्छा साबित होगा। यहाँ पे गार्जियन बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, ज़्यादा एक्सेस प्यार दे देते हैं या एक्सेस डरा देते हैं। दोनों ही कंडीशन में उसका मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है। तो हमें एक पैरेलल वे में चलना है, लिबरल वे में चलना है कि उसे थोड़ा सा समझाना भी है, नैतिकता भी समझाना है, प्यार भी करना है, दोनों ही कंडीशन में। ओके, नेक्स्ट है, संवेगात्मक उतार चढ़ाव आते हैं, अतः उनका मार्गदर्शन निर्देशन अवश्य करना चाहिए। जब संवेगात्मक उतार चढ़ाव आते हैं, स्पेशली किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है, तो उसका सही मार्गदर्शन, गाइडेंस, निर्देशन करना आवश्यक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे भी मार्गदर्शन निर्देशन। ओके, बच्चों को उचित प्यार देने में उन्हें सुरक्षा की भावना विकसित होती है, सही ढंग से प्यार देना है उन्हें। बच्चों को एक निश्चित समय पर नियमित रूप से भोजन देना चाहिए, जिससे उसका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य उन्नत रहे। शारीरिक स्वास्थ्य उन्नत रहेगा तो जाहिर सी बात है मानसिक स्वास्थ्य भी उन्नत रहेगा। ओके, नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाते हैं हम लोग, निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसल। ओके, तो जॉनसन के अनुसार निर्देशन एक प्रकार का व्यक्तिगत सहायता है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए प्रदान करता है कि वह अपने जीवन लक्ष्य निर्धारित कर सके, जीवन में समायोजित स्थापित कर सके एवं लक्ष्य पूर्ति से संबंधित समस्याओं को सुलझा सके।
यानी जॉन्स क्या कहते हैं कि एक व्यक्तिगत सहायता है निर्देशन, कि हम आपको एक निर्देश देते हैं कि बेटा आप करना क्या है, बालक आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, ये सब समझाना ही क्या है, निर्देशन है, गाइडेंस है। मॉरिस क्या कहते हैं कि निर्देशन का तात्पर्य व्यक्ति को सहायता प्रदान करने वाली उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा वह स्वयं अपनी क्षमताओं का पता लगाने तथा उन्हें विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे उसका व्यक्तिगत जीवन सुखी और सामाजिक जीवन उपयोगी हो सके। मॉरिस क्या कहते हैं कि एक निर्देशन इस तरह का सहायता दे देता है, हम आपकी मदद कर देते हैं, हम बता देते हैं आपको सारे लक्ष्यों के बारे में, तो आप स्वयं अपनी क्षमता विकसित कर देते हैं, यानी आपको हम इतना मोटिवेट कर देते हैं कि स्वयं अपने लक्ष्यों के प्रति लग जाते हैं कि नहीं यार अब तो कर ही रहना है, ऐसा वाला कंडीशन मॉरिस बताते हैं। नेक्स्ट, स्किनर के अनुसार निर्देशन युवक को सहायता देने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है। यानी एक तो वो खुद में अपने आप सही करता है, दूसरा उस परिस्थिति को ही समायोजन कर लेता है, उस परिस्थिति के ही अकॉर्डिंग वो अपने आप को जीना सिखा लेता है। ये निर्देशन का तात्पर्य स्किनर के अनुसार। नेक्स्ट, निर्देशन के प्रकार। देखिए निर्देशन कई प्रकार के हो सकते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं। पहला, व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन में क्या करते हैं, छात्रों को उनकी समस्याओं का ज्ञान कराते हैं, उन्हें समुचित निर्देश देते हैं कि बेटा देखो आपको करना क्या है, क्या क्या कैसे कैसे तरीकों से कर लेना है, ये निर्देश हम उनको प्रोवाइड करा देते हैं। छात्रों के संतुलित विकास में सहायता करता है कि कैसे खान पान करना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, कौन सा बैलेंस डाइट होता है, कौन सा विटामिन मिनरल्स प्रोटीन है जो आपको लेना चाहिए, किस तरह से अपने मानसिक स्तर को भी उच्च रखना है, ये सब बातें हमको संतुलित तरीके से हमें बता देते हैं। छात्रों को ध्यान के संबंध में मार्गदर्शन करना होता है कि अध्ययन कैसे करना है, कैसे सही ढंग से पढ़ाई करना चाहिए, लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, किस ढर्रे से पढ़ाई करना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करते हैं कि बेटा आपको क्या करना चाहिए, मैथ आपकी कमज़ोर है, थोड़ा सा मैथ पे ध्यान दो, इस तरीके का हमें क्राइटेरिया उसे बताते हैं। शैक्षिक निर्देशन क्या होता है, शैक्षिक निर्देशन में हम लोग एज ए टीचर निर्देश देते हैं, जैसे पाठ्य विषयों का चयन करते समय छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। बहुत स्पेशली 9th-10th में बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि हमें कौन सा क्या पढ़ना चाहिए, मैथ लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए। अब नई शिक्षा नीति के तहत तो ये विचार खत्म हो गया, लेकिन आज भी बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं कि क्या पढ़ें सर, आगे इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर करनी है, कॉमर्स में जाना है, तो तमाम प्रकार के जो प्रॉब्लम होती है उसे टीचर सॉर्ट आउट करता है कि बेटा देखो आप इंजीनियर के लिए क्या क्या पढ़ना होता है, डॉक्टरी के लिए क्या पढ़ना होता है, अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या पढ़ना होता है। तो इस तरह के छात्रों को हमें क्या करना होता है, मार्गदर्शन करना होता है। ओके। नेक्स्ट, विद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों को आवश्यक और उचित निर्देशन देना चाहिए कि जैसे ही प्रवेश आए तो आवश्यक निर्देश देना चाहिए कि इसके टर्म एंड कंडीशन, ये रूल्स रेगुलेशन क्या होता है। छात्रों को भावी योजना बनाने में सहायता देना और अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं के संबंध में सूचना देना है, ये भी एक टीचर का काम होता है कि भावी योजना कैसे बनाएं, कैसे भविष्य की योजनाएं बनाएं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें, ये सब चीज़ें, और साथ ही उच्च शिक्षा संस्थाओं में सबके बारे में सूचना दे देना कि इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर इंजीनियर करना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से IIT क्या क्या है और बाकी सब चीज़ें भी हैं उसके अराउंड में, तो ये सब चीज़ें उन्हें बताना है। छात्रों को ज्ञानार्जन तथा अध्ययन की विधियाँ बताना कि ज्ञानार्जन कैसे करना है, अध्ययन कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। ओके। नेक्स्ट, स्वास्थ्य निर्देशन। स्वास्थ्य पे भी हम निर्देश देंगे। छात्रों को स्वस्थ जीवन के महत्व के विषय में बताना कि भैया क्या क्या जरूरी है, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ को कैसे सही रखना है, योगा करना है, जिम करना है, जिम से अच्छा योगा होता है, मेडिटेशन होता है, ये सब चीज़ें करना चाहिए, हेल्थ के लिए ज़रूरी चीज़ है। छात्रों उत्तम स्वास्थ्य आदतों के विषय में जानकारी देना कि उत्तम स्वास्थ्य जो आदत है, सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, उसके बाद सही तरीके से खान पान करना, बैलेंस डाइट लेना, ये सब चीज़ें उसको हम बताते हैं। स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली आदतों को छोड़ने के विषय में उचित परामर्श देना कि अगर कोई नशा है, कोई मादक चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, कोई गलत तरीके से काम कर रहे हैं, या देर रात तक सोते हैं, या देर काफ़ी टाइम तक सोते हैं, ये सब स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। इसके लिए अगर ये ऐसी आदतें हैं तो उसे छुड़ाना उचित है।
ओके। नेक्स्ट है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष सूचना प्रदान करना कि आप विशिष्ट है तो उसके लिए कुछ खास एक्सरसाइज होता है, उनके लिए कुछ खास मकसद होता है, उनके लिए कुछ खास लक्ष्य होता है, उसके तरीके से भी उनको निर्देश देना है। ओके। नेक्स्ट कुछ सामाजिक निर्देश भी हैं, जैसे छात्रों को सामाजिक समायोजन के विषय में आवश्यक परामर्श देना कि समाज में कैसे समायोजन होना है, किस तरीके से सही ढंग से आपको कदम बढ़ाना है, ताकि सभी लोग आपके लायक, आपको जाने, आपको पहचाने, आपको एक आदर्श नैतिक चरित्र वाला बालक समझे। छात्रों को विभिन्न सामाजिक व्यवहारों के विषय में विभिन्न सूचनाएं प्रदान करना कि सामाजिक व्यवहार सबके अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि नाराज होने वाली बात होती है। कभी कभी जो हमारे ओल्ड एज वाले होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो नाराज हो जाते हैं, चिल्ला देते हैं, तो उनका भी सम्मान है, वो एक एज ग्रुप है, तो उनका व्यवहार कैसे होगा आपके प्रति, इसके लिए थोड़ा सा सोचना ज़रूरी है। बच्चे हैं, बच्चे भी कभी कभी बहुत तेज चिल्ला के कह देते नहीं करेंगे जाइए, तो उसे खफा नहीं होना चाहिए, तो उसको समझना चाहिए। तो छात्रों के लिए भी एक चीज़ें समझानी है कि हर तरह के यहाँ पे व्यवहार होते हैं, समाज में मम्मी पापा है, पड़ोसी है, सामुदायिक है, बहुत लोग हैं, तो कौन कैसे व्यवहार करेगा उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, ठीक है, उसको समझना है। ओके। नेक्स्ट छात्रों को विभिन्न सामाजिक परिवारों के विषय में विभिन्न सूचनाएं प्रदान करना कि विभिन्न सामाजिक परिवार अलग अलग परिवार है, उनके सोचने और रहने का खाने का तरीका भी अलग अलग है। ओके। तो ये सब चीज़ें निर्देशन की विधियाँ, तो विधियाँ कौन कौन सी है, मेथड ऑफ गाइडेंस कौन कौन सी है, ठीक है। तो इंडिविजुअल गाइडेंस, व्यक्तिगत निर्देशन भी होता है। तो व्यक्तिगत निर्देशन यानी एक व्यक्ति को, एक इच्छुक व्यक्ति को जब हम प्रदान करते हैं उसे व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं। जैसे व्यक्तिगत निर्देशन में मनोवैज्ञानिक निर्देशन प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति से संपर्क करता है, उसकी व्यक्तिगत परिस्थितियों का अध्ययन करता है, यानी उनका जो इंडिविजुअल इन्वायरमेंट है उसका स्टडी करेगा ये, उसके माता पिता, अभिभावक तथा अन्य निकट संबंधी से संपर्क करने वाले व्यक्तियों से साक्षात्कार करेगा, उससे बातचीत करेगा, उसके बारे में पूछेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की मानसिक, आर्थिक व शारीरिक क्षमताओं का अध्ययन करता है तथा सूक्ष्म निरीक्षण करता है। शिक्षक प्राप्त करने वाले विद्यालयों से संपूर्ण स्थिति का अध्ययन करता है, अध्यापकों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो उसकी व्यक्तिगत चीज़ें निकल के सामने आती है। जैसे आपने देखा होगा भूल भुलैया जो पहला वाला अक्षय कुमार वाला, उसमें विद्या बालन की चीज़ों को पूरा निकालता है, तो क्या करता है, व्यक्तिगत निर्देशन करता है। तो व्यक्तिगत निर्देशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके बारे में जानना। जब तक हम जानेंगे नहीं इंडिविजुअल, हम उसके बारे में कोई भी चीज़ें सामने नहीं ला सकते। हो सकता है वो कह रहा हो कि हमें भैया डॉक्टर बनना है और हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपको सामने से दिख भी रहा है, लेकिन पता चला कि इतिहास में मम्मी को एक बार चोट लगा था, ब्लड आ गया तो बेहोश हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को व्यक्तिगत निर्देशन देते वक्त उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप उसका सही निर्देशन दे पाएंगे। ओके। तो याद रखें उसका मानसिक, आर्थिक, शारीरिक क्षमताओं के आधार पर ही क्या करना है, हमें निर्देशन देना है। नेक्स्ट है सामूहिक निर्देशन। जब हम एक ग्रुप में बैठा के सबको निर्देशन देते हैं उसको ग्रुप निर्देशन कहते हैं। ओके। तो सामूहिक निर्देशन में एक साथ ही प्रवृत्ति के अनेक लोगों को निर्देशन प्रदान किया जाता है। इसमें समूह में सम्मिलित सभी व्यक्तियों की समस्या एक ही प्रकार की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम निर्देशन देते हैं, अगर सामूहिक निर्देशन, तो याद रखने वाली बात यह है कि सभी व्यक्तियों की समस्या एक ही प्रकार की हो, ठीक। या तो उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि जैसे आयु, आर्थिक, पारिवारिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, वातावरण आदि लगभग समान हो। याद रहेगा, या तो समस्याएं एक हो, या तो सबकी जो आयु है या पारिवारिक स्थिति है एक जैसी हो। जैसे हम क्लास को निर्देश देते हैं तो क्लास में सभी बच्चे एक ही तरीके के होते हैं, एक ही एज ग्रुप के होते हैं, तो हम क्लास को निर्देश देते हैं, तो क्लास को जो देते हैं वो तो सामूहिक निर्देशन होता है। ओके, याद रहेगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों का निर्देशन, विशिष्ट आवश्यकता जो गाइडेंस है स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए हम क्या निर्देश देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है पेपर में, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अपने लिए उचित उद्देश्यों को निर्धारित करना, सबसे पहले उनको ये बताते हैं कि अपने लिए एक निर्देशन, एक उद्देश्य निर्धारित करो कि भाई आपको क्या करना है। ओके। आप एक स्पेशल चिल्ड्रन हो तो सबसे पहले निर्देश, अपने लिए एक उद्देश्य निर्धारित करो कि भाई हमें यही करना है बस, अब उसको हम लोग निर्देशित करेंगे। ओके।
दूसरा, एक व्यक्ति को अपने को समझने में सहायता करना कि भाई तुम खुद को समझो, आप स्पेशल हो, आखिर किस में स्पेशल हो? या तो आप प्रतिभावान हो, मंद बुद्धि हो, विशिष्ट हो, कुछ तो है जो आप स्पेशल हो, ठीक है, या दिव्यांग हो। तो आप पहले अपने आप को समझो, अपनी मजबूती को समझो, अपनी कमजोरियों को समझो, ठीक है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बालकों को अपने वातावरण से अवगत कराना, उनको बताना कि आप क्या हो, कैसे हो, अपनी कमजोरियों और अपनी अच्छाइयों को, अपनी मजबूती को जानना बहुत जरूरी होता है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अत्यधिक अवसर प्रदान करना। ओके, अपना जो उद्देश्य है, जो आपने उद्देश्य निर्धारित किया है, उस पर लग जाओ कि हमें यही करना, करके रहना है, ये वाला कंडीशन है। ओके, अब देखते हैं, निर्देशन हो गया, अब देखते हैं परामर्श क्या होता है। बर्नार्ड तथा फुलमर के अनुसार बुनियादी तौर पर परामर्श के अंतर्गत व्यक्ति को समझना और उसके साथ कार्य करना होता है, जिससे उसकी आवश्यकताओं, अभिप्रेरणा और क्षमताओं की जानकारी हो, और फिर उसे उनके महत्व को जानने में सहायता दी जाए। ओके, यानी परामर्श जब हम देते हैं तो उसको हम समझते हैं, उसके कार्यों को समझते हैं, उसकी आवश्यकताओं, अभिप्रेरणाओं को समझते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, निर्देशन और परामर्श में यही अंतर है। निर्देशन में हम निर्देश देते हैं क्या कर सकते हैं, परामर्श में हम परामर्श देते हैं कि क्या करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, रॉबिन्सन के अनुसार परामर्श शब्द दो व्यक्तियों के संपर्क में उन सभी स्थितियों का समावेशन करता है जिनमें एक व्यक्ति को उसके स्वयं के एवं वातावरण के मध्य प्रभावशाली समायोजन प्राप्त करने में सहायता दी जाती है। ओके, एक व्यक्ति को उसके स्वयं के, यानी उसके खुद के वातावरण के और दूसरे के मध्य प्रभावशाली समायोजन करने में सहायता देता है कि हम अपने वातावरण में कैसे समायोजित हो और आप अपने वातावरण में कैसे समायोजित हो, इसके बारे में बताना ही परामर्श है। इस ट्रैक के अनुसार परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि परामर्श का उद्देश्य क्या है, आत्म परिचय और आत्मबोध, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, यही क्या है, परामर्श है। डंस-मूरन के अनुसार परामर्श का उद्देश्य छात्र को अपनी कठिनाइयों को हल करने की योजना बनाने में सहायता देना है। कि अगर आप अपनी कठिनाई है, अगर आपको कोई समस्या हो रही है, तो उस वक्त हम आपकी मदद करते हैं, आपकी अपनी समस्या में, हमें नहीं करना। निर्देशन में हम आपको समझा देते हैं, परामर्श में आप खुद ही समझ रहे होते हो, बस उसमें कहीं कन्फ्यूजन हो रहा हो तो हम सुधार देते हैं कि बेटा देखो इसमें थोड़ा सा ऐसा है, अगर ऐसा कर दो तो आप बेटर हो जाओगे, बहुत बढ़िया हो जाओगे, ऐसा वाला काम करना है। नेक्स्ट, परामर्श के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं काउंसलिंग? तो पहला है नैदानिक काउंसलिंग, ठीक है, यानी अगर आप कोई गलतियां कर रहे हो, ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए हम लोग निदान का काम करते हैं, डायग्नोस का काम करते हैं, उसको समझने का काम करते हैं, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद हम समझाने का प्रयास करते हैं, इसको कहते हैं नैदानिक परामर्श। ओके, डायग्नोस्टिक काउंसलिंग कहते हैं इसे। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक परामर्श, यानी आप किसी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप समझ नहीं पा रहे हो, जैसे क्रोध पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा आत्मबोध करते हो, भैया आप कैसे कंट्रोल करें, उस वक्त हम आपको समझाते हैं कि देखो क्रोध में क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, ऐसा कंट्रोल कि हम जब भी गुस्सा है तो उल्टी गिनती गिनना शुरू करो, माइंड डिस्ट्रैक्ट करो, ये क्या है, ये परामर्श। ओके, शैक्षिक परामर्श देते हैं, शिक्षा में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उस वक्त परामर्श देते हैं। अब निर्देशन में क्या करते हैं, निर्देशन में हम आपको ये बताते हैं कि इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना होता है, डॉक्टरी में क्या पढ़ना होता है, इसमें क्या पढ़ना होता है। परामर्श देते वक्त बालक खुद बोलता है कि हमें इंजीनियरिंग करनी है और इंजीनियरिंग के समय में हमें क्या क्या करना उचित होगा, यानी उसको करना क्या है, उसमें थोड़ी सी समस्या हो रही, उसमें हम मदद कर देते हैं, उसको परामर्श करते हैं। डन। सामाजिक परामर्श भी इसी तरीके के हम लोग सोसाइटी बेस्ड काउंसलिंग भी करते हैं, उनमें भी बताते हैं कि क्या उचित है, कैसा व्यवहार करना चाहिए, सबके लिए प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, नैतिक विचार के साथ रहना चाहिए। व्यवसायिक परामर्श देते हैं हम लोग व्यवसाय के रूप में कि क्या क्या उचित है। ओके, परामर्श की विधियाँ, अगर मेथड देखें तो दो ही विधियाँ होती हैं, व्यक्तिगत परामर्श और सामूहिक परामर्श। ठीक है, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल किसी को अगर दे रहे होते हैं तो व्यक्तिगत परामर्श, और एक समूह पे दे रहे होते हो तो सामूहिक परामर्श, जैसे निर्देशन में होता है वैसे ही यहाँ पे भी होता है। ओके, नेक्स्ट, परामर्श की आवश्यकता एवं क्षेत्र, स्कोप और नीड ऑफ द काउंसलिंग, क्या आवश्यकता होती है परामर्श की, क्या क्षेत्र होता है। तो पहला, छात्रों की वर्तमान समस्या को हल करने में सहायता देने के लिए, वर्तमान में बहुत सारी समस्या हैं, अगर उसको हल करना है तो हमें परामर्श देने की जरूरत होती है। छात्र बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं,
ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में उनकी हेल्प करना ही क्या है, परामर्श तो हमें देना होता है। नेक्स्ट, विशेष योग्यता तथा उचित दृष्टिकोण को प्रोत्साहित और विकसित करने के लिए भी हमें क्या करना होता है, परामर्श देना होता है। नेक्स्ट, शैक्षिक तथा व्यवसाय चयन की योजना बनाने में छात्र की सहायता करने के लिए, अगर कोई शैक्षिक तथा व्यवसायिक चयन नहीं कर पा रहा है, क्या पढ़े सर, क्या नहीं पढ़े, कौन सा बिजनेस करे, नहीं करे सर, ये सब चीज़ें कहीं पे अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो छात्र की सहायता करना परामर्श कराता है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट, छात्रों को अपने उत्तरदायित्व को समझने में भी सहायता देना, कि उसका भी कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ उत्तरदायित्व उसको भी समझना चाहिए। जैसे टाइम पे नहीं बचे आते तो उनको समझाना होता है कि टाइम एक बहुत ही कीमती चीज़ है, जो टाइम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं। ओके, तो याद रखिए, तो उसको भी हमें क्या करना है, समझाना है। नेक्स्ट, परामर्श एवं निर्देशन को सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं, ये भी पिछले साल भी, पिछली बार जो हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी संस्था है जो हमारे विभाग को या संस्थान को मदद करती है, तो पहला मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। ठीक है, मनोविज्ञान शाखा है ये उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में, कि किस तरीके से क्या क्या ये परामर्श और निर्देश देता है हमारे यूपी बोर्ड को, हमारे बोर्ड को, हमारे सभी अ, शिक्षण संस्थान और बाकी सब चीज़ों को, कि किस तरीके से हमें पाठ में क्या क्या डालना चाहिए, बालकों के मनोविज्ञान के लिए क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से हिसाब से काम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र भी आपकी सफलता के लिए आपके काम करने के ढंग को बदलने का प्रयास करता है। नेक्स्ट, जिला चिकित्सालय, ये भी मदद करते हैं आपके। पर्यवेक्षण और निरीक्षण तंत्र, जो देख रेख कर रहा होता है छात्रों के विचार को, छात्रों के थॉट को, लोगों के थॉट को, ये भी क्या करते हैं, एक तरह से आपके निर्देशन और परामर्श प्रोवाइड प्रोवाइड कराते रहते हैं बीच बीच में। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण डायट मेंटर, जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है वो भी आपको क्या करते हैं, परामर्श और निर्देश देते रहते हैं बीच बीच में, कि क्या करना चाहिए, कैसे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस तरीके बच्चों से काम कराना चाहिए, कैसे उनकी नैतिकता, मौलिकता और सामाजिकता को बढ़ाया जाए। तो ये भी एक निर्देश प्रदान करते हैं टीचरों के लिए भी। समुदाय में विद्यालय की सहयोगी समितियाँ, और भी कुछ समुदाय की सहयोगी समितियाँ हैं, वो भी आपके बीच बीच में मदद करती रहती हैं। और साथ ही साथ सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ हैं, वो भी बीच बीच में आपको आके निर्देश देते रहते हैं कि लड़कियों के लिए ऐसा काम करना है, लड़कों के लिए ऐसा काम करना है, जो किशोरावस्था है उनके लिए क्या करना चाहिए। ये सब तरीके से जो निर्देश परामर्श है टीचरों और स्कूलों के लिए, वो ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। बीच बीच में टीचरों का भी गाइडेंस करते रहते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए आते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं या कुछ समझाते हैं, कुछ पेपर लेते हैं, इस तरह के बहुत सारे निर्देश ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। ओके, बाल अधिगम में निर्देशन और परामर्श के महत्व, क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या है गाइडेंस और काउंसलिंग का। तो पहला, भावी शिक्षा कार्यक्रम के चयन में, कि भविष्य में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसका चयन कराने का काम ये काउंसलिंग या निर्देशन है ना कराते हैं। ओके, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपको मदद करते हैं। नेक्स्ट, अधिगम प्रक्रिया में वांछित प्रगति करने हेतु, कि अगर अधिगम प्रक्रिया और अच्छा और बेहतर हो सके, इसमें क्या कर किया जा सकता है, इसमें मदद करने के लिए भी ये काम करते हैं। रोजगार के अवसर हेतु शिक्षण करने हेतु, यानी रोजगार पाने के समय कौन सा क्या पढ़ाई करें कि हमें रोजगार मिल सके, ऐसे परामर्श और निर्देश भी शिक्षा के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अपव्यय अवरोधन रोकने हेतु, कि बेटा ज़्यादा खर्च अच्छी बात नहीं होती, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होकर जीवन जीना अच्छी बात नहीं होती, ज़्यादा जो पैसा है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि वो हमारे धरोहर कभी काम आएगा। फिजूल खर्ची नहीं, जो ज़रूरत है वो तो करना ही है, फिजूल खर्ची चीज़ों को नहीं करना है। अधिगम निर्मित या सीखने के पठार को न बनने देने तथा यदि बन गया हो तो समाप्त करने हेतु परामर्श और निर्देश दिया जाता है, कि भैया देखो, पठार की स्थिति नहीं बनना चाहिए, पढ़ाई करते रहो रेगुलर वे में। अगर रेगुलर वे में अगर पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो, तो पठार की स्थिति तो नहीं आएगी। और अगर आ भी गई तो कैसे ख़त्म करें, ये भी ज़रूरी है। पठार की स्थिति ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर 2-3 दिन अगर जहाँ आपने बीच में गैप कर दिया तो आपकी पठार की स्थिति बन जाएगी, और शायद वो जल्दी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि मन इंसान का नहीं करता पढ़ने का। ओके, तो उसमें भी परामर्श निर्देश देना है कि नहीं यार, पढ़ लो, लास्ट टाइम चल रहा है, पढ़ लो, क्रैक करो, निकलो यहाँ से। ओके, तो ये काम भी
परामर्श और निर्देश देता है। नेक्स्ट हेडिंग है डेवलपिंग स्कूल एंड कमेटी एज अ लर्निंग रिसोर्सेज। लास्ट चैप्टर है यूनिट सी का डेवलपिंग स्कूल एंड कमेटी एज अ लर्निंग रिसोर्सेज, कैसे लर्निंग रिसोर्सेज बनाए स्कूल कमेटी को। ओके, तो पहले तो हम देख लेते हैं रिसोर्सेज। हालांकि इससे पहले वाले चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया है रिसोर्सेज क्या होता है, संसाधन क्या होता है। ओके, सप्लाई ऑफ समथिंग, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट एटसेट्रा दैट इज अवेलेबल फॉर द सेम बॉडी टू यूज। ठीक है, संसाधन वो चीज़ है जो हमें विद्यालय के उपयोग करता है, ठीक है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हर तरह के जय काम करवाता है, जैसे मानवीय संसाधन, बौद्धिक संसाधन। ठीक है, यानी चौक है, टेस्टर है, बोर्ड है, ये सब हमें हेल्प करता है कि हमें क्या पढ़ाना है। चार्ट है, मैप है, डायग्राम है, शिक्षक है, छात्र है, टी प्रिंसिपल है, नॉन स्टाफ, नॉन एजुकेटेड स्टाफ, मतलब जो स्टाफ, अदर स्टाफ हैं वो, ये सब रिसोर्सेज हैं जो हमारी मदद करते हैं, बच्चों की मदद करते हैं पढ़ाई करने के दौरान। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं। ओके, तो इसी को क्या कहते हैं, संसाधन। ठीक, तो लर्निंग रिसोर्सेज आर मटेरियल आर यूज फॉर द टीचिंग इन कजेस। जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं ऐसा मटेरियल जो टीचिंग कजेस को पूरा करने में, उनको सफलता करने में, उसको यूज करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं डेवलपिंग स्कूल एज ए लर्निंग रिसोर्सेज। डेवलपिंग स्कूल को कैसे लर्निंग रिसोर्सेज बनाएं, ठीक है, कैसे स्कूल को डेवलप करें, ये क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो कैसे डेवलप करें लर्निंग रिसोर्सेज को, तो पहला इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर दो कि बच्चा देखते ही पढ़ना शुरू कर दे। यानी पहली चीज़ें तो स्टूडेंट फ्रेंडली हो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अगर कोई दिव्यांग बालक आ रहा है, स्टेयर्स नहीं चढ़ पाता, तो बगल में एक स्लाइड भी लगा हो जो आसानी से चढ़ जाए, तो स्टूडेंट फ्रेंडली हो, हर तरीके के बच्चों के लिए आरामदायक हो। ओके, वहाँ लाइब्रेरी हो, कंप्यूटर लैब हो, अदर रिसोर्सेज रूम, यानी एक अलग से ऐसे रूम होते हैं जहाँ पे बहुत सारी सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं, जिसको जो चीज़ चाहिए होता है अपनी मदद के लिए ले लेता है, तो इसको रिसोर्स रूम कहते हैं। साइंस लैब हो, प्लेग्राउंड हो, क्लासरूम उचित हो, ये सब अगर अच्छे बेहतर ढंग से बने हों तो उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, टीचर वेल क्वालिफाइड हो, अच्छे टीचर हो जो पढ़ाने की विधियों को समझे, जो मेथड को समझे कि देना क्या है, कैसे देना है, रिसोर्सफुल टीचर हो। ओके, क्रिएट अ इंटरेस्टिंग कंडीशन लर्निंग इन्वायरमेंट बनाइए। डेमोक्रेटिक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है वो लोकतांत्रिक रहे, ऐसा नहीं डांट के पढ़ाई चुप रहो, हम जो कह रहे हैं वहीं पढ़ो, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट ना हो, डेमोक्रेटिक टीचर हो। ओके, तो टीचर वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट, टीचर लर्निंग रिसोर्सेज जो TLM है वो उपलब्ध होना चाहिए, यानी चौक, टेस्टर, मैप, डायग्राम, एटलस, स्लाइड, नमूना, ये सब चीज़ें जो हो वो प्रचुर मात्रा में हो, जिसका उपयोग टीचर अपने शिक्षण में करे। ठीक है, जितना अच्छा वो करेगा उतना अच्छा वो रिसोर्सेज तैयार होगा। फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो ताकि बच्चे अपने मनोभाव को उचित ढंग से आपके सामने व्यक्त कर सकें। कॉम्पिटिशन बेस्ड या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो, यानी अनुभवजन्य या कंपटीशन के बेस्ड एजुकेशन दिया जाए। ओके, नेक्स्ट लर्निंग बाय डूइंग मेथड हो, यानी जितना ज़्यादा वो करके सीखेंगे उतना ही बेहतर होगा, तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड हो। लर्नर सेंटर टीचिंग हो, यानी बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसी को दरमदा रहते हुए ही आगे काम करना है। नॉन टीचिंग स्टाफ भी बेस्ट हो, जो ट्रीट करे स्टूडेंट के साथ स्कूल में है, जिसकी वजह से सेफ रहे, हैप्पी रहे, फियरलेस इन्वायरमेंट रहे। जैसे कभी गार्ड इसे घूर के देखता होगा तो बच्चा डर जाता होगा कैसे रहे, लेकिन गार्ड अगर खुश होकर बात करता है तो उससे भी आदमी हंसते हुए बाय अंकल करके निकलते हैं। तो एक नॉन टीचिंग स्टाफ भी जो हो वो भी हंसनुमा हो, खुशनुमा हो, बीच बीच में मिला करे, बच्चों से मिला करे, तो बच्चे भी अच्छा एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी इन्वायरमेंट जो स्कूल का बनता है, उससे भी बालक जो होता है बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, डेवलपिंग कमेटी एज ए लर्निंग रिसोर्सेज। कमेटी को कैसे लर्निंग रिसोर्सेज बनाएं, कमेटी क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ पीपल विद द कैरेक्टरिस्टिक और इंटरेस्ट हैविंग टुगेदर लार्ज सोसाइटी। यानी कमेटी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स है, कुछ लोगों का एक संगठन है जो जिसका इंटरेस्ट होता है सोसाइटी के साथ मिलके एक अच्छा डेवलप करने के लिए, एक अच्छा सोसाइटी डेवलप करने के लिए, एक अच्छा स्कूल में मदद करने के लिए, तो ये भी कमेटी है। जैसे कुछ लोग मिल जाएं और वहाँ पे हेल्प करें कि यहाँ पे साफ़ सफाई बनाए रखा जाए, कोई प्रतियोगिता करवाया जाए, कोई झंडारोहण कराया जाए, या इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम कराया जाए। ठीक है, कुछ कमेटियाँ ऐसी होती हैं जो आपकी मदद भी करती हैं, जो आपकी मदद करने के लिए या बच्चों की शिक्षा में को आगे बढ़ाने के लिए भी काम आता है, जैसे कमेटी रिसोर्सेज। कमेटी रिसोर्स में क्या क्या आता है, पहला है फील्ड ट्रिप। अगर हम उसको फील्ड में ले जाते हैं
कि चलो भैया तुम क्षेत्र घुमा दें, तो क्षेत्र में अगल बगल लोग हैं, जानकार हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे बातचीत कराते हैं, बच्चे को सीखते हैं, ट्रिप पे ले जाते हैं, है ना, कहीं घुमाने ले जाते हैं, ताजमहल ले जाते हैं, लाल किला ले जाते हैं, इमामबाड़ा ले जाते हैं। इस तरह तो बालक वो देखता है, वो समझता है कि इस चीज़ों को, तो ये एक कमेटी है, ठीक है। ये सामुदायिक चीज़ें हैं, वो इकलौता एक लोगों का नहीं है। जैसे पार्क है, पार्क में ले गए बच्चों को, तो पार्क में पेड़ पौधे के बारे में सीखा, ये सब चीज़ों के बारे में सीखा, ठीक है। तो पार्क किसी एक का नहीं है, कमेटी का है। तो कमेटी के कुछ रिसोर्सेज हैं जिसका इस्तेमाल बालक अपने पढ़ाई में, यानी बालकों की शिक्षा में भी किया जा सकता है। मॉन्यूमेंट्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ में ले जाके दिखा सकते हैं बच्चों को कैसे कंपनियाँ चलती हैं, कैसे जो ऑपरेशन होता है वो होता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कुछ अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा जिसको आप बच्चों को घुमा सकते हैं। हॉस्पिटल होता है, रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, जो धार्मिक स्थल होते हैं, पूजा मंदिर, ये सब चीज़ें। हॉस्पिटल होते हैं, ओके। सेंट्रल पार्क, इस तरह के बहुत सारे जो सोर्सेज है वो अवेलेबल होते हैं, ओके। तो आज ये पूरा जो यूनिट सी है वो आज एंड किया। आप लिखिएगा, उसे 2 बार 3 बार सुनिएगा, या आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक ज़रूर करिएगा, ओके। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आप लोग के परामर्श निर्देश की भी ज़रूरत होती है हमें भी, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।